स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की जो परीक्षा आने वाली है, उन परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसका ये 10वां वीडियो है। ठीक है। और जो है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन के वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 226 से लेके 250 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपके आज की वीडियो के साथ जो है वो 250 क्वेश्चन जो करंट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वैसे 250 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप जो वीडियो आपको मिलेंगे वो 25-25 क्वेश्चन की जगह पे 50-50 क्वेश्चन के हम आपको बना के देंगे। ठीक है। बाकी इसके अलावा चैनल पर यूपी स्पेशल जीएस, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये वीडियोस भी जो हैं आपकी इन दोनों परीक्षाओं में सहायता करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट 10 के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और यूएई, भारत और मिस्र, भारत और फ्रांस, भारत और जापान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र या इंडिया और इजिप्ट के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है। इस वर्ष ये 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया और इसका आयोजन अंसास मिस्र में किया गया। ये जो अभ्यास है ये दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में, ठीक है, उनके बीच में लड़ा जाता है। ठीक है। और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है, दोनों पक्षों को रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी इलाके में एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। ठीक है। भारत में भी रेगिस्तानी टेरिटरी है, सेमी जो है डेजर्ट टेरिटरी है, तो दोनों का जो है वो अनुभव क्या है, एक समान है। तो वो अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, उन दोनों का क्या किया जाए है, इसमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों का सही क्रम है? 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। वैसे ही 4, 16 और 110, 6, 19 और 112 और 5, 17 और 120। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए ही है। जो इस वर्ष के पद्म पुरस्कार हैं उसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इस वर्ष, इसमें 30 महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो विदेशी हैं, या तो एनआरआई हैं, या तो पीआईओ हैं, या आईओसी कार्ड धारक है। इसके अलावा 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो बात करें बाकी ये पद्म पुरस्कारों की, तो जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। उसके बाद जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं वो पद्म पुरस्कार है, जिसमें पद्म विभूषण सबसे श्रेष्ठ, फिर उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। पद्म विभूषण जो दिया जाता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है। और जो 5 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए हैं उनमें हमने नाम लिखे हैं कि किन किन को मिला है, किस किस क्षेत्र से वे लोग संबंधित हैं और किस किस राज्य से वो लोग आते हैं। ठीक है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अथवा ये नीचे टेलीग्राम का जो है यूजर नेम दिया है ग्रुप का, step_2_सक्सेस, या व्हाट्सएप नंबर दिया है, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जानी तय है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये उड़ीसा। और उड़ीसा के जो मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व में ये मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर मेलानिस्टिक बाघ जो है पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि इनके शरीर की जो चौड़ी जो धारियां होती हैं, काली धारियां, वो अन्य बाघों की तुलना में क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। ठीक है। और अक्टूबर 2024 तक ये सफारी क्या कर दी जाएगी, आगंतुकों या टूरिस्टों के लिए खोल दी जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट थे जॉर्जिया मेलोनी, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक।
तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी। ये जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया, 75वां गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया इस बार 26 जनवरी 2024 को, इसके मुख्य अतिथि जो है वो इमैनुअल मैक्रोन जी थे। ठीक है, और जो परेड आयोजित की गई उस परेड की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये जो परेड हुई ये क्या थी इस बार, महिला केंद्रित या वुमेन सेंट्रिक परेड थी, और पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने के साथ हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सदा तंसी संयुक्त सैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और इजराइल, भारत और कजाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और किर्गिस्तान। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी। ये जो सदा तंसिक युद्ध अभ्यास है ये भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच जो जो थल पे लड़ने वाली सेनाएं हैं उन सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, और इस वर्ष ये 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके क्या करना है, तालमेल या कॉपरेशन को बढ़ावा देना है। सदा तंसिक के अलावा अल मोहिद अल हिंदी जो है ये भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, अर्थात इसमें दोनों देशों की 9 सेनाएं जो है वो भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69वें या 69th संस्करण एडिशन में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? एनिमल, 12th फेल या 12वीं फेल, मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे और डंकी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ये जो सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है ये 12th फेल या 12वीं फेल को जो है दिया गया है। ये अवार्ड्स का आयोजन 28 जनवरी 2024 को गुजरात में किया गया, और इसमें जो पुरस्कार की विजेता हैं उन विजेताओं की ये सूची यहां पर पूरी दी हुई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो डेविड धवन जी को दिया है वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। आप संस्थान से टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के इस कंटेंट की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? जॉनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये जॉनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का ग्रैंड स्लैम जीता है। ये जो जॉनिक सिनर हैं ये इटली से आते हैं और इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, जबकि जो महिला एकल का या वुमेन सिंगल का जो खिताब है वो बेलारूस की आर्यना सवालेंका ने चीन की किनवेन जेंग को हराकर जीता हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें विजेता विजेता किस देश से आ रहे हैं, उपविजेता और उपविजेता किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपको आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का प्रेसिडेंस है, पास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा पुरुष एकल महिला एकल तो हो गए, पुरुष युगल या मेंस का जो डबल्स है, महिला युगल वुमेन्स डबल और मिश्रित युगल या मिक्स डबल्स, उसमें भी कौन विजेता रहा और कौन विजेता रहा ये टेबल यहाँ पे हमने दी हुई है। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अथवा टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के हमसे इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, मैथ्यू एबडेन, सिमोनी वोलेली, रोहन बोपन्ना और एंड्रिया वोवोसोरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना जो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले क्या कर गए हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने जो है वो जो पुरुष युगल था या मेंस का जो डबल्स था उसमें इन्होंने मैथ्यू एबडेन के साथ जो है खेला है, और इसमें इन्होंने क्या किया है, ये पुरस्कार जीता हुआ है। इसके अलावा बोपन्ना ने मिश्रित युगल फ्रेंच ओपन 2017 भी जीता हुआ था, और ये सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बनकर जो है वो उभर कर सामने आए। ठीक है, ये जो ग्रैंड स्लैम्स हैं आप सभी को याद होगा, ये टेनिस के जो हैं वो ग्रैंड स्लैम्स हैं, जिसमें जो सबसे पहला होता है साल के वो आपका होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद इसमें फ्रेंच ओपन भी होता है, विंबलडन भी होता है और यूएस ओपन भी होता है। ठीक है, ये 4 ग्रैंड स्लैम है। अगला क्वेश्चन, भारत में हिम तेंदुआओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत के लद्दाख में हिम तेंदुओं की जो है वो सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है भारत में, और ये रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी की गई थी, जिसमें
भारत में कुल 718 हिम तेंदुए पाए जाने की जो है वो बातचीत इसमें की गई है, जिसमें अकेले लद्दाख में 477 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। दूसरा स्थान उत्तराखंड का है, जहां पर 124 हिम तेंदुए पाए जाने की संभावना है, ऐसी वहां पर जो है रिपोर्ट आई हुई है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सीपीआई भी बोलते हैं, या वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक भी इसको बोलते हैं। इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 93वां, 94, 95 और 96? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, जो वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, या जिसको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी बोल सकते हैं, बिकॉज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको लिखा गया है, तो इसको सीपीआई भ्रष्टाचार सूचकांक या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत ने 2023 में 93वां स्थान जो है वो हासिल किया है, जबकि पहला स्थान जो आया है इसमें वो डेनमार्क ने हासिल किया है। ठीक है, ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसके द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये बनाया जाता है। डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान पर फिनलैंड है, जबकि भारत, इसके बाद भारत का पड़ोसी मालदीव, कजाकिस्तान और लेसोथो, ये चार देश जो हैं वो मिलकर 93वें स्थान पर आए हुए हैं। ये यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ष 2022 का जो सूचकांक था उसमें भारत को 85वां स्थान मिला था। ठीक है, ये 85वां स्थान जो है वो केवल भारत का था, मालदीव, कजाकिस्तान और लेसोथो का इस 85 स्थान से कोई जो है वो संबंध नहीं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण में सर्वाधिक पदक जीते हुए हैं। ये प्रतियोगिता के आयोजन, गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में किया गया। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर आया, और महाराष्ट्र ने चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप जीती हुई है। मतलब चौथी बार जो है वो लगातार, इसमें जो है लगातार बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ये चौथी बार जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आया है, जिसमें महाराष्ट्र ने कुल 57 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक, कुल 57 स्वर्ण पदक जीते हैं। तमिलनाडु जो है वो 38 स्वर्ण पदक जीतकर द्वितीय स्थान पर रहा है, जबकि हरियाणा 35 स्वर्ण पदक जीतकर तृतीय स्थान पर रहा है। ठीक है, तो 6 बार आयोजित हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 4 बार जो है इसमें टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रामसर स्थलों या रामसर साइट्स की अपनी सूची में 5 और आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स जोड़ी हैं। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 75, 80, 82 और 85? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, भारत में अब जो रामसर साइट्स हैं उनकी कुल संख्या 80 हो गई है। पहले 75 थी, 5 नहीं इसमें जुड़ गई हैं। ठीक है, और अब जो 80 साइटें हैं, इसमें सबसे ज्यादा साइटें तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में कुल 16 साइटें हैं, जबकि दूसरा स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइटें हैं। तो ये जो हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा की दृष्टि से डिस्कस कर रहे हैं, तो यह एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि भारत में जो है वो सबसे ज्यादा, द्वितीय स्थान पर सबसे ज्यादा जो साइटें हैं रामसर, वो उत्तर प्रदेश में है, नंबर है इनका 10। बाकी जो 5 नई साइटें जोड़ी गई हैं, उसमें 3 कर्नाटक में है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अधनाशनी मुहाना, जबकि 2 जो हैं वो तमिलनाडु में है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी डिटेल इसमें और दी है आर्द्र भूमियों के बारे में। ठीक है, वो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इतनी ज्यादा डिटेल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इसमें जो भी डिटेल इनकी संबंधित है वो सारी हमने ऐड की हैं। तो आप चाहे तो इनको पॉज करके लिख सकते हैं, अथवा या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं या जो भी करंट अफेयर्स की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, उस सब के पीडीएफ प्रोवाइड करने का भी प्रोविजन हमने रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई, ये आप लोग आजकल बहुत चर्चित, इससे सभी लोग परिचित होंगे। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, यूरोपियन कंट्री बन गया है। फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड और जर्मनी? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये यूरोपीय देश फ्रांस जो है वो यूपीआई स्वीकार करने वाला, जो है भारत का जो यूपीआई है उसको स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और भारतीय पर्यटक या इंडियन टूरिस्ट जो है वो यूपीआई के माध्यम से जो फ्रांस का एफएल टावर है उसके टिकट क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये एफएल टावर जो है वो फ्रांस में यूपीआई भुगतान की पेशकश करने वाला पहला
मर्चेंट है। तो दो डिटेल हो गई, एक तो कौन सा देश है तो फ्रांस है, और फ्रांस में कौन सा मर्चेंट है तो जो आईफिल टावर है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? नौसेना आधुनिकीकरण का वर्ष, नौसेना प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, नौसेना असैन्य वर्ष और नौसेना तकनीकी परिवर्तन का वर्ष। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में जो है वो आयोजित करने की घोषणा की है। और ये क्या करेंगे इस वर्ष में, नौसेना के जो असैन्य लोग हैं, जो जिनका जो है वो सेना से नहीं अदरवाइज जो नौसेना के इससे संबंधित और कार्य हैं, उनमें जो लोग कार्य करते हैं, उनके प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए जो है ये वर्ष आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये असैन्य कर्मी जो है वो नौसेना के कमान मुख्यालय, डॉकयार्ड, सामग्री संगठन, नौसेना आयुध डिपो आदि जो इकाइयों में क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और उनके प्रदर्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उनके लिए जो है ये नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषणा की हुई है। जबकि भारतीय थल सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष या ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का वर्ष घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया है? जैसलमेर, लेह, प्रयागराज और नागपुर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो वायु शक्ति अभ्यास 2024 है, इसका आयोजन भारतीय वायुसेना ने 17 फरवरी को जैसलमेर में, और जैसलमेर के जो पोखरण रेंज है उसमें ये अभ्यास का आयोजन किया गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना जो है वो इस वर्ष गगन शक्ति और तरंग शक्ति युद्ध अभ्यासों का भी आयोजन कर रही है। इसमें जो गगन शक्ति युद्ध अभ्यास है वो 5 साल में एक बार किया जाता है, जबकि तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो भारत में आयोजित होने वाला पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा। ठीक है, और जो अमेरिका का एक युद्ध अभ्यास होता है जिसमें बहुत सारे देश होते हैं शामिल, उसी की तर्ज पर यह भारत ने तरंग शक्ति का आयोजन करना क्या किया है, इस बार डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि सूद, डॉक्टर वीना मोदी, लीना नायर और जयश्री उल्लाल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये डॉक्टर वीना मोदी हैं, इनको आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक सम्मेलन के दौरान जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये जो डॉक्टर वीना मोदी हैं, ये मोदी एंटरप्राइजेस की क्या है, चेयरपर्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन गोवा में किया था। और ये जो सप्ताह है ये 6 से 9 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये जो सप्ताह था ये क्या था, भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और ये सम्मेलन है। ठीक है, और इसका जो प्रायोजक या स्पॉन्सर था वो क्या था, संयुक्त अरब बोल रहा हूं मैं, सऊदी अरब की जो राष्ट्रीय तेल कंपनी है अरामको, वो जो है इस कार्यक्रम की क्या थी, स्पॉन्सर थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार या यूपी सरकार ने 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 6.3 लाख करोड़, 7.12 लाख करोड़, 7.25 लाख करोड़ और 7.36 लाख करोड़। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 7.3 लाख करोड़ का बजट जो है इन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया है, जिसमें जो कुल व्यय है उसमें राजस्व खाते के लिए 5,32,655 करोड़ और पूंजी खाते के लिए 2,03,782 करोड़ का जो है वो आवंटन किया है। इस बजट को क्या किया है, पिंक बजट भी कहा गया है, क्योंकि इसमें राज्य में मातृशक्ति और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बजट की जो है वो मुख्य बातें हमने यहाँ पे दर्शाई हुई है, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी जब आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उस वीडियो में भी उत्तर प्रदेश का जो बजट रहा है वर्ष 2024-25 का, उसकी विशेषता चर्चा भी करेंगे। तो आप यहां से भी पढ़ लीजिए और उस वीडियो का वेट करिए, उसके साथ भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है? बेंगलुरु, लंदन, डबलिन और टोरंटो।
सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ये इंग्लैंड का जो शहर है लंदन, वो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। ये जो टॉम प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं, ये एम्स्टर्डम में स्थित है और इनकी रिपोर्ट ने ये बताया हुआ है, जिसमें लंदन को शीर्ष स्थान मिला है। और बताया गया है कि लंदन में अगर आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो उसके लिए आपको औसतन 37 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। जबकि दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो डबलिन है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो बेंगलुरु है, जो दुनिया में 6वें स्थान रखता है सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में। और बेंगलुरु में आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 28 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। जो दूसरा भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो पुणे, जो इस सूची में 7वें स्थान पर है। और पुणे में करीब 27 मिनट 50 सेकंड आपको लगते हैं 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से हुई है? गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी। ये भारत रंग महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन जो है वो 1 फरवरी को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स या एनसीपीए में किया गया है। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल था, महोत्सव था, उसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। ठीक है, ये इसका जो है वो विषय था। और ये 21 दिवसीय क्या था? सांस्कृतिक कार्यक्रम या कल्चरल प्रोग्राम था। ठीक है, और ये महोत्सव जो है वो भारत के 15 शहरों में आयोजित किया गया था। ठीक है, उनकी लिस्ट यहां पर दी हुई है। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। कैटेगरी है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। ऑप्शन है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, ए आर रहमान, और दूसरा है जो लास्ट ऑप्शन है ए एंड बी, अर्थात शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी ही है। ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन दोनों को ही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका जो बैंड है, फ्यूजन बैंड है इनका, उसका नाम है शक्ति, जिसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो नवीनतम एल्बम है उसका नाम है दिस मोमेंट। इस एल्बम के लिए इनको ये जो है वो पुरस्कार दिया गया है। इस एल्बम में कुल 8 गाने हैं और ये 30 जून 2023 को रिलीज हुआ था। अगर बात करें ग्रैमी अवार्ड्स की तो ये 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया था। अमेरिका का शहर है लॉस एंजलिस, वहां पर किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनकी टेबल यहाँ पे हमने आपको दी हुई है। तो वैसे ही आप अगर चाहें तो टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारे कंटेंट की आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट रख के भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसके आयोजन का जो उद्देश्य है, दुनिया भर में सरकारों, गवर्नमेंट्स और व्यक्तियों, पर्सन्स पर घातक बीमारी, जो कैंसर है ये घातक बीमारी है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या करना है? दबाव डालना है, प्रेशर बनाना है, और उसको दबाव डालकर क्या करना है? रोकी जा सकने वाली लाखों मौतों को क्या करना है? बचाना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो मेनली एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से ये जो दिवस है आयोजित किया जाता है। और ये जो कैंसर है कितना भयावह है, इसका जो एक डेटा ये है कि जो हर 6 मौतें होती हैं उसमें से 1 मौत का कारण क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, इसके अलावा 2022 और 2024 के बीच विश्व कैंसर दिवस का फोकस कैंसर के अंतर को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। नवदीप, नवमित्र, व्योममित्र और व्योम सखी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो महिला रोबोट अंतरिक्ष में यात्रा के लिए उड़ान भरेगी उसका नाम क्या है? व्योममित्र। और ये जो मिशन है व्योममित्र मिशन, ये वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए जो है निर्धारित किया गया है। इसका जो लॉन्चिंग होगी वो तीसरी तिमाही में, 3rd ट्राइमेस्टर होगा जो वर्ष का, उसमें किया जाएगा। जबकि जो मानव युक्त मिशन है गगनयान, ये वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाना तय है। ठीक है, बाकी डिटेल्स जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर किस नाम से चावल लॉन्च किया गया है? नमामि चावल, भारत चावल, नमो चावल और वंदे चावल।
तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सरकार द्वारा जो है वो एक भारत चावल नाम से रियायत दरों पर दिया जाने वाला चावल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भारत चावल ब्रांड ही लॉन्च किया गया है और इस ब्रांड के तहत चावल जो है वो 5 किलो और 10 किलो के पैक में उपलब्ध होगा और इसमें प्रति किलो जो कीमत है वो 29 रुपए है। ठीक है, इस रेट पर जो है वो सस्ती दरों पर ये जो चावल है उपलब्ध कराया जाएगा और सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उनको हर महीने 1500 से 2000 रुपए तक की बचत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? यूएई, भारत, कतर और तुर्की है। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 12 से 14 फरवरी के बीच में कहां पे? दुबई, यूएई में इसका आयोजन किया गया और ये जो सम्मेलन था उसका जो विषय था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, और इस जो सम्मेलन है इसमें भारत, तुर्की और कतर जो है वो क्या थे? सम्मानित अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए। ठीक है, तो जो आपका करंट अफेयर्स सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है वो 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स के जो इन परीक्षाओं में पीसीएस और आरओ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके 250 हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अभी आगे भी वीडियो आएंगे, आप जो नए वीडियो आएंगे वो 50-50 क्वेश्चन के आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको नए कंटेंट की भी टाइमली जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।